हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेफिशा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की हिंदी सी की बुक। इस बुक का नाम है आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास। इस बुक में हम जो आधुनिक भारत की जो भाषा थी हिंदी, उसका उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे कि कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे बनी वो और कैसे उसका धीरे धीरे विकास हुआ। इस चीज़ को हम इसमें जानेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको चैप्टर वाइज PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आपकी स्टडी रेगुलर और अच्छे से हो सके, ताकि आपके एग्जाम अच्छे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हिंदी के 4 यूनिट हैं। यहाँ यूनिट 1 है, यहाँ यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। और यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 3 यहाँ 3 चैप्टर हैं। फिर यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, 1, 2 एंड यूनिट 3 में 3 चैप्टर हैं, अगेन 1, 2, 3 एंड यूनिट 4 में भी 3 चैप्टर हैं, 1, 2, 3। जैसे कि आप हमारा सिलेबस देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे। आई होप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इजीली स्टडी हो पाए आपकी, क्योंकि मुझे पता है बुक डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मुझे पता चला था कि बुक्स नहीं मिल रही है। इसीलिए ताकि कोई और प्रॉब्लम फेस ना करे, मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है, हमारी पहले यूनिट 1 है, ये वाली यूनिट, और इसमें जो ये फर्स्ट चैप्टर है, आज हम इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी जो गद्य है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे उसे किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ा जब उसका विकास हो रहा था। चलिए एवरीवन, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसमें विकास को पढ़ेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। और जब हम विकास की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, जो हम हिंदी बोलते हैं ये शुरू में ऐसी नहीं थी। इसका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसे विकास हुआ और इस रूप में ये उभर कर आई। पहले जो थी, पहले संस्कृत बोली जाती थी। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर उसके बाद में पाली भाषा आई। संस्कृत से बनी पाली भाषा। पाली भाषा के बाद कुछ लोगों ने पाली भाषा में थोड़ा सा सुधार किया और प्राकृत भाषा बोलने जाने लगी। प्राकृत के बाद अब प्राकृत सब लोगों में मशहूर हो गई, सब लोग प्राकृतिक भाषा बोलते थे। अब प्राकृत भाषा के बाद एक नई भाषा है अपभ्रंश। अपभ्रंश, ये जो अपभ्रंश था, ये हिंदी का हम ये नहीं कह सकते सही हिंदी थी, ये बिगड़ा हुआ रूप था अपभ्रंश, इसीलिए इसका नाम अपभ्रंश पड़ा। अपभ्रंश के बाद में हिंदी आई, जो आज हम बोलते हैं। ये भाषा ऐसे स्टेप बाय स्टेप आई है। चलिए अब देखते हैं, जो रामचंद्र शुक्ला हैं ने आधुनिक काल के गद्य काल की संज्ञा दी। जो रामचंद्र शुक्ला आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो गद्य काल है, इसकी जो संज्ञा दी है वो रामचंद्र शुक्ला ने दी है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल, ये जो हमारी हिंदी है, हिंदी जो आधुनिक काल की है, ये ऐसे ही आ गई। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई और बहुत सारे लोगों का मोटिवेशनल और योगदान रहा था। ऐसा नहीं है एक ने स्टार्ट कर दिया ये हो गई, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। तो किन किन लोगों का योगदान रहा, किन किन लोगों ने इसको विकास करने में योगदान दिया। पहले हैं मुसलमान। जब मुसलमान भारत आए थे तो उन लोगों ने इस लैंग्वेज को अपनाना शुरू करा, जिससे कि हिंदी के गद्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे ये बोली जाने लगी। दूसरा अंग्रेज। जब अंग्रेज आए वो लोग इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उनको यहाँ रूल करने के लिए हिंदी की आवश्यकता पड़ने लगी, इसीलिए उन्होंने हिंदी को बढ़ाने और उसमें सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया। अब अगला देखते हैं, हिंदी अंग्रेज़, और उसके बाद में है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है। यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज, सॉरी ये यहाँ नहीं, यहाँ है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं हिंदी को इस रूप में लाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो हिंदी सिखाई जाती थी वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही शुरुआत हुई। और लास्ट एंड देन ईसाई मिशनरियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जब ये लोग भारत आए थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, तो इन्होंने देखा कि हमारी लैंग्वेज यहाँ कोई नहीं जानता, तो इसीलिए इन्होंने भी हिंदी को प्रचार किया, हिंदी में ही अपने जो विचार थे वो देने शुरू किए, जिसकी वजह से हिंदी जो थी वो और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। और प्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ छपती थी तो वो धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट होने लगी। प्राकृत, पाली, संस्कृत भाषा को छोड़ के ये लोग हिंदी पर आने लगे। समाचार पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे समाचार पत्र छपने लगे और फिर देखा गया कि अगर समाचार पत्रों को हिंदी में छापा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग भी पढ़ पाएंगे और जो कुछ लोग नहीं जानते थे वो भी ट्राई करेंगे पढ़ने की, और इससे हिंदी का विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम फोर्ट विलियम कॉलेज। यहाँ हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने कैसे हिंदी को बढ़ाने और हिंदी में अपना योगदान दिया, क्या क्या भूमिकाएं थी इसकी फोर्ट विलियम कॉलेज की। देखिए 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहाँ स्थापना की थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 ईस्वी में स्थापना की गई। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन सी भाषाएं पहले सिखाई जाती थी? पहले संस्कृत, अरबी, फारसी की शिक्षाएं दी जाती थी। ये भाषा हमें फोर्ट विलियम कॉलेज में सिखाई जाती थी, जब शुरू में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इसमें कुछ बुक्स भी लिखी जाती थी, हिंदी में कह सकते हैं हम, या इन्हीं लैंग्वेज में कुछ बुक्स लिखी जाती थी, ताकि और लोग पढ़ सके और जान सके कि क्या चीज़ है, कैसे क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ देखते हैं, यहाँ एक टीचर थे जिनकी नियुक्ति की गई फोर्ट विलियम कॉलेज में, उनकी नियुक्ति की गई। ये यहाँ दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जॉन गिलक्राइड। यहाँ ये इनका नाम दे रखा है, जॉन गिलक्राइड, जिन्होंने नियुक्ति एज अ टीचर फोर्ट विलियम कॉलेज में की गई। एज अ टीचर उनकी नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में की गई, लेकिन वो जो थे वो मोस्टली उर्दू को महत्व देते थे, उर्दू को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, जिसकी वजह से उर्दू बहुत ज़्यादा प्रचार में आने लगी। फिर उसके बाद विल प्राइस की वहाँ मतलब एज अ टीचर भेजा गया। उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को महत्व देना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि अगर हम हिंदी को महत्व ज़्यादा देंगे तो हमें यहाँ ईजिली रूल कर पाएंगे, हम यहाँ आसानी से शासन हो पाएगा। इसलिए उन्होंने हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया एज अ
एज अ उर्दू, मीन्स उर्दू के स्थान पर उन्होंने हिंदी को महत्व दिया। अब कुछ लोगों को उन लोगों ने नियुक्त किया ताकि पुस्तकें लिखी जा सके, क्योंकि पुस्तकें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब पुस्तकें लिखी जाएंगी तो लोगों को पढ़ने में जिज्ञासा होगी, लोग पढ़ना चाहेंगे, जिससे कि हिंदी भाषा का विकास होगा और वो इजीली रूल कर पाएंगे, ताकि वो लोग भी हिंदी सीख पाएँ और आराम से रूल कर पाएँ। एक तो थे लल्लू लाल एंड सेकंड थे फर्स्ट थे लल्लू लाल एंड सेकंड थे सदन मिश्र। ये रहे सदन मिश्र। इन दोनों की नियुक्ति की गई ताकि ये पुस्तकें लिख सकें। लल्लू लाल ने जो पुस्तक लिखी वो है प्रेम सागर, जो लल्लू लाल ने लिखी है, और जो सदन मिश्र ने लिखी है वो है नासिक के तो उपाख्यांश। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड है मेरे लिए, आई डोंट नो फॉर यू। ये बुक इन्होंने लिखी, और ऐसा नहीं है जो सदन मिश्र थे इन्होंने सिर्फ एक ही बुक लिखी। इसमें आप आगे देखेंगे इन्होंने कई बुक लिखी हैं, जैसे कि ये रामचरित्र, ये भी बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी इनकी हिंदी साहित्य के लिए वो यही बुक थी, इसीलिए ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ईसाई प्रचार। जो ईसाई मिशनरी आए थे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान या फिर अंग्रेजी महत्वपूर्ण थे, बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ईसाई मिशनरियों ने अपना धर्म प्रचार करने के लिए वो यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए। 1766 में पहला ईसाई प्रचार केंद्र कलकत्ता के पास श्री रामपुर में स्थापित हुआ। जो पहला ईसाई मिशनरी का जो केंद्र था वो कलकत्ता के पास स्थापित हुआ, जिसमें उन्होंने हिंदी का यूज़ किया, जिसकी वजह से हिंदी और ज़्यादा प्रचार में आने लगी। फिर उसके बाद में 1811 यानी 1811 में बाइबल जो है, ईसाइयों की एक धार्मिक पुस्तक होती है बाइबल, उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया ताकि और ज़्यादा लोग ईसाई धर्म की तरफ अट्रैक्टिव हो सकें, ताकि और लोग भी बाइबल को पढ़ के उसे समझ सके, ईसाई धर्म को समझ पाएँ और उसमें आ पाएँ, ईसाई धर्म को अपना पाएँ। इसलिए उन्होंने हिंदी का प्रयोग किया, जिसकी वजह से उन्होंने हिंदी का प्रयोग तो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन जब उन्होंने बाइबल को भी हिंदी में कर दिया तो अब और ज़्यादा हिंदी का प्रभाव हो गया कि लोग हिंदी पढ़ने और सीखने लगे। अब इसका प्रभाव और ज़्यादा हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है आर्य समाज। अब आर्य समाज जो है वो भी धीरे धीरे आने लगा। ईसाई मिशनरियों के बाद आर्य समाज की उत्पत्ति हुई। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं स्वामी दयानंद। जो स्वामी दयानंद हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की एंड 1874 में अपने धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को लिखा। अब स्वामी दयानंद ने अपने एक धर्म ग्रंथ को लिखा जो कि हिंदी में लिखा था, ताकि अपने धर्म का प्रचार भी हो जाए और हिंदी जो लोग पढ़ते हैं वो लोग पढ़ पाएँ और इस चीज़ को समझ पाएँ, और जिसकी वजह से धीरे धीरे हिंदी का विकास और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ ये आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपकी मर्जी है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हिंदी का विकास हो रहा है, तो इसी में आगे बढ़ के देखते हैं। 1826 में जो जो 1826 था, 1826 मतलब देख रेख में एक पत्रिका कह सकते हैं हम, पत्रिका निकली जिसका नाम था उद्द मार्तंड। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये पत्रिका निकली इनके इस समय में, जो कि पहली पत्रिका थी। फिर उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी पत्रिकाएं निकली, धीरे धीरे हिंदी का विकास होने लगा। और जो आधुनिक विकास माना जाता है, जो हिंदी गद्य का विकास माना जाता है, वो भारतेंद्र युग के बाद माना जाता है। मतलब जब भारतेंद्र युग आया उसके बाद में हिंदी गद्य का विकास हुआ धीरे धीरे। चलिए आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप चलिए मैं क्विकली सब कुछ रिवाइज कर देती हूँ। पहले मैं अब क्विकली जल्दी से सारी चीज़ें रिवाइज कर देती हूँ। रामचंद्र शुक्ला जो थे, उन्होंने जो गद्य काल की जो संज्ञा दी है वो रामचंद्र शुक्ला ने दी है। इम्पॉर्टेंट है, किसने गद्य काल की संज्ञा दी है? रामचंद्र शुक्ला ने दी है। और बहुत सारे लोगों ने विकास में योगदान दिया, जिसमें मुसलमान, अंग्रेज़ एंड फोर्ट विलियम कॉलेज, ईसाई मिशनरी प्रेस और समाचार पत्र भी शामिल थे। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? अंग्रेज़ों के द्वारा। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और सबसे पहले जो यहाँ की टीचर की नियुक्ति हुई थी वो है गिल क्राइस्ट की सबसे पहले यहाँ टीचर के रूप में नियुक्ति हुई थी, जिन्होंने उर्दू को महत्व सबसे ज़्यादा दिया था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में नई टीचर की नियुक्ति हुई विलियम क्राइस्ट की नई टीचर के रूप में नियुक्ति हुई। चलिए देखिए, जैसा कि मैं यहाँ जो गिल क्राइस्ट थे, उन्होंने जो उर्दू भाषा थी उसको ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन इनके स्थान पे जब विलियम क्राइस्ट आए, उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया ताकि वो इजीली रूल कर पाएँ। और उन्होंने कुछ बुक्स लिखने के लिए लोगों को नियुक्त किया, जिसमें से 2 लोग सबसे महत्वपूर्ण थे। पहले हैं लल्लू लाल एंड दूसरे हैं सदन मिश्र। और इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, जिनका नाम आप यहाँ इजीली देख सकते हैं। लल्लू लाल ने ये बुक लिखी है और सदन मिश्र ने ये बुक लिखी है। और सदन मिश्र की सिर्फ यही बुक नहीं है, इनकी ये 2 भी बुक हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो ये मानी जाती है, क्योंकि ये हिंदी गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया था ईसाई मिशनरियों ने भी 1766 में पहली केंद्र ईसाई वो बनाई थी, मतलब संगठन बनाया था जहाँ उन्होंने प्रचार किया था अपने ईसाई धर्म का, वो भी हिंदी में। वो कहाँ था? वो कलकत्ता में था। यहाँ आप देख सकते हैं कलकत्ता। और जो बाइबल थी, इनकी जो बाइबल होती है, इसको भी इन्होंने उसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था। और इन्होंने यहाँ बताया है कि हिंदी जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है जो हिंदुस्तान में बोली जाती थी मुसलमानों के आने से पहले ही। इसीलिए अंग्रेज़ों ने हिंदी को चुना ताकि यहाँ रूल इजीली हो सके, ना कि उर्दू को। यही कारण था उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने हिंदी को ही क्यों प्रचार में लाया, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ के लोग मुसलमानों के आने से पहले भी हिंदी बोलते थे, ना कि उर्दू। इसीलिए उन्होंने उर्दू को नहीं चुना, हिंदी को चुना यहाँ रूल करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज जब आया, इन्होंने जो आर्य समाज था उसकी जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद ने की थी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ये रही वो बुक। और इन्होंने वो भी हिंदी में लिखी थी ताकि हिंदी का प्रचार किया जा सके, हिंदी को बढ़ाया जा सके। और यहाँ आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी पत्रिकाएं जो निकली थी उनके बारे में बताया गया है, कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी थी। लेकिन जो सबसे पहले निकली थी वो 1826 में निकली थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ और भी पत्रिका हैं जहाँ डेट और उनका इनाम भी लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट हो ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, बिकॉज जब आप मुझे शेयर एंड लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर लिसन टू मी केयरफुली। थैंक यू सो मच।